हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। क्या हाल हैं आप तमाम लोगों के? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और अगर नहीं रख रहे तो लाइवली वीकेंड्स में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने का ऐसा मौका मिलता है जहाँ कुछ चीज़ें हम ऐसी डिस्कस करते हैं जहाँ कहीं शायद हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आज का टॉपिक, आज का बहुत स्पेशल शो है जो कि यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम कर रहे हैं बात ख़वातीन के कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं शायद हम कुछ बात करते हुए हेजिटेट होते हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं। हम अगर बात नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी? आज भी हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें शायद अंदर ही दबा लेते हैं कि नहीं, डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा सा छुपाना है, बताना नहीं है, बोलते हुए भी डरते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। जब फैमिली में डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे मालूम होगा कि ये प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है? तो इसीलिए तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ जो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। मैं स्पेशल शो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बहुत ही सीनियर हैं हमारे साथ जो गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपीरियंस है वो 50 ईयर्स का है, यानी 50 साल का गायनी का एक्सपीरियंस है। और आप सोचें इन 50 सालों में कितनी गायनी पेशेंट्स इन्होंने डील किए होंगे। और इसके साथ साथ मैं इनके बारे में और मज़ीद बताते चलूँ कि ये हैं रिनाउंड हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में भी रह चुकी हैं। प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद नूरानी साहिबा। इन्हें वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड के स्पेशल सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करना चाहेंगे कि आपने लाइवली वीकेंड को टाइम दिया एंड स्पेशली आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, वी कैन अंडरस्टैंड। और आपने टाइम दिया और हम आज के इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकेंगे जो कि हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस काबिल समझा कि हम इस प्रोग्राम में आएँ, आपको सब कुछ ना कुछ एडवाइस देते जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मैं औरतों को कुछ एडवाइस दे सकूं। तो शुरू कर दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम है और कार खैर कहना चाहिए कि काम है किसी को गाइड करना भी, वरना आजकल क्या लोग एक दूसरे को गाइड भी नहीं कर पाते हैं और चाहते यही है कि सिर्फ आप ही फ़ायदा उठा लें और दूसरा कोई ना उठाए। अच्छा, स्पेशली गायनी का नाम सुनते ही ना मेरे माइंड में आता अरे बड़ी सख्त मिजाज होंगी, बस ये एक दो चीज़ें बताएंगी और बस ख़त्म, और आगे आप अपने दिल की बात ही ना उनसे शेयर कर पाएँ। अगर आप सोचें, मेरा तो यही कहना, अगर आप अपने पेशेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ डॉक्टर। डॉक्टर का काम ही ये है कि आप सबसे पहले उनको सेटिस्फाई करें, उनकी पूरी बात सुने, फिर उनको गाइड करें। नहीं तो क्या है, फलां अच्छा लिख के देते हैं, चली जा, दैट्स नॉट फेयर। नहीं, इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपको जब तक पूरी हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अच्छे डॉक्टर। आजकल क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लिया और मरीज़ भी ऐसे होते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखें, भाई हम पहले आप बताएं तकलीफ़ क्या है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है वो बताएं। हो सकता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलती हो सकता है वो आपसे कोइंसाइड ही नहीं करती हो। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले फुल हिस्ट्री लो और पेशेंट को एग्जामिनेशन ज़रूर करो। सही, बिल्कुल। देखें, कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि पेशेंट की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन किसी ने इंटरनल एग्जामिनेशन उस औरत का नहीं किया। और कई सालों के बाद जैसे आए, भाई मैंने ये भी किया, हस्बैंड का टेस्ट भी किया, सब कुछ किया, दवाइयाँ पे दवाइयाँ खा रही हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने चेक जो किया उस पेशेंट को, उसको तो इंटरनली इतना बड़ा ट्यूमर सामने पड़ा हुआ है, तो भाई पेशेंट प्रेग्नेंट कैसे होगी? Exactly. तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पुराने ज़माने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे ना, तो हम लोग तो वैसे ही डायग्नोज करते थे, पेशेंट्स को देखते थे। आजकल सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ये ख़त्म। सो दैट्स नॉट अ राइट। ओके, ठीक है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक्चुअली बहुत सारे लोग जो कि वैसे नहीं डिस्कस कर पाते हैं फैमिली से या तमाम चीज़ों से, कभी कभी डरते डरते सोशल मीडिया पे कुछ सवाल लिख देते कि कहीं से कुछ शायद ऑथेंटिक जवाब मिल जाए और हमारी प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व। इसी तरह से हमारे पेज पे भी मसाला टीवी पे लाइवली वीकेंड्स की, क्योंकि ये स्पेशल सेगमेंट है और आज का तो स्पेशल शो है तमाम खवातीन के लिए, तो कुछ लोगों ने जो अपने डिस्कस किए हुए सवाल वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आप उसके बारे में बताइएगा। पहले तो एक खातून है, लाड़काना से हैं, मैं आपका नाम ले रही हूँ, आई डोंट नो आप अलाउ करती हैं कि नहीं, लेकिन आपका नाम शेयर कर देते हैं, बहुत सारी खवातीन होंगी इसी नाम से। लाड़काना से फरहत हैं, वो जानना चाहती हैं जो वुमेन साइकिल होती है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फेशियल हेयर ग्रोथ भी बहुत हो जाती है, तो वो क्या रीज़न है, क्यों होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटेबल है भी कि नहीं? जनरली अगर ये सिम्टम्स जो आप बता रही हैं कि वेट गेन करना और फेस पे बाल आना और मोटा होना, रेगुलर पीरियड्स कभी 6-6 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी 4 महीने के बाद है, तो जनरली हम फेस से पहचान जाते हैं कि इस लड़की को पीसीओ है। तो आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस ऐसा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं इसको। फिर हम लोग उनकी हिस्ट्री लेके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके फिर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाते हैं कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो किस स्टेज पे हैं, कितनी बड़ी हैं, क्या है। अच्छा, ये डन है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी का ही इशू है? मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है। स्ट्रेट अवे कोई लड़की आए कहे ओवरवेट हो रही हूँ, बाल नज़र आ रहे हैं, ये हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखो PCOS जी। लेकिन कोई लड़कियां दुबली पतली भी होती हैं, उनको भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं। वो सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, उनको सिंड्रोम नहीं है। जब सिंड्रोम का मकसद होता है उसको हर चीज़ होगी, बाल भी होगा, मोटापा भी होगा, पीरियड्स भी नहीं आ रहे होंगे, तो मेंटली इतनी डिस्टर्ब होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई दुबली पतली लड़कियाँ आती हैं अल्ट्रासाउंड लेके, देखिए मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा तुम्हें PCO है, तो दिस डजंट मीन एनीथिंग। थोड़ी सी सिस्ट हैं तो कोई बता, उसकी कोई हमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लड़कियों को पूरा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, वो बेचारी इतनी डिप्रेस होती हैं, इतनी डिप्रेस। आप कहते हैं होता क्यों है ना, एक तो क्या होता जेनेटिकली है, अगर फैमिली में ऐसी बात है तो आपकी जीन्स में ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से होता है। उसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन आपके डिस्टर्ब होते हैं, आपके बॉडी में जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन्स वो ज़्यादा आ जाते हैं। जब एंड्रोजन ज़्यादा आ जाते हैं फिर बाल आना शुरू होता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये और लड़कियां जो होती हैं ना, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, सबको पता होगा, जो डायबिटीज़ में भी इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, उसका रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में होता है। तो वो कुछ भी करें, डाइट भी करें, खाएं भी कम, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी का इतना ख़राब हो गया, मोटापा होता जाता तो फिर इनको हमको लाजमी ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, पहले तो उनसे बातचीत करके उनको समझाना चाहिए कि भाई देखें ये है तो मैं जीन्स में है, हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर आप सोचें कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो सारा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ट्रीटेबल है। ओह यस, ट्रीटेबल है। सिंड्रोम में सिर्फ ये है कि हम तरीके बताएंगे कि बाल कैसे कम करो, नंबर 2 पीरियड्स को रेगुलराइज कैसे करो, सबसे ज़्यादा है उनको जो है ना वेट रिड्यूस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वेट रिड्यूस करो। वेट रिड्यूस करने के लिए फिर हम उनको जो है जो ड्रग्स हम देते हैं डायबिटीज़ में, जैसे ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन देते हैं, वो देना शुरू करते हैं। तो कई लड़कियां तो ये सोचती हैं ये तो भाई डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है, क्यों दे रहे हैं। वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही कर देते हैं, आपकी वेट उसकी सही कर देते हैं। जब आपकी 2 चीज़ें हो गई फिर हम पीरियड्स को भी रेगुलराइज अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इनको ये सवाल होता है इनके दिमाग में कि आगे चल के ऐसा नहीं कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो। सही, यही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ख़वातीन या लड़कियां जो है ना शादी से पहले यही टेंशन में होती हैं कि आगे क्या होगा। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, स्पेशली ख़वातीन के लिए। लड़कियाँ भी ज़रूर देखें, बैठ के जानें, ताकि उन्हें मालूम हो कि अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसा वैसा सिम्टम हो रहा है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। कैसे, डॉक्टर साहबा से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
ऑल राइट, वेलकम बैक टू शो लाइवली वीकेंड्स। आज का स्पेशल शो जो कि स्पेशली ख़वातीन के लिए है और बहुत सारे सोल्यूशन आज के शो से आप लोगों को मिल सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद साहबा मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जाते जाते एक सवाल के ऊपर हम बात कर रहे थे, ट्रीटेबल है कि नहीं ये जी। एक ख़ास है कि हम कहें कि अगर कंप्लीट पीसीओएस की ट्रीटमेंट है तो और हमेशा के लिए चले, ऐसा नहीं है। माएँ जो बच्चों को लाती हैं, लड़कियों को लाती हैं, उनका मेन कंसर्न होता है कि आगे चल के इनको बच्चा होने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, इनफर्टिलिटी तो नहीं होगी। तो हाँ, इनकी फर्टिलिटी ज़ाहिरी है कम हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कि फिर हम इनको पहले माँ को समझा देते हैं, कोई बात नहीं, अगर पीरियड 3-3 महीने नहीं भी आए तो कोई हर्ज नहीं है। सबसे बेहतर आप है इसका वेट रिड्यूस करें। वो बेचारी खाना कम खाएंगी, ये खाएंगी, फिर भी वेट बढ़ रहा है तो हम उनको मेटफॉर्मिन पे रख देते हैं, ग्लूकोफेज पे रखते हैं, वेट रिड्यूस करने की दवाइयाँ दे देते हैं। नंबर 2, अगर बाल वग़ैरह जो हैं वो नहीं जा रहा किसी हद तक, तो सबसे बेस्ट होता है कि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। ओके। लोग और भी ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन टेम्परेरी इलेक्ट्रोलिसिस से ज़रा बेहतर हो जाती। जब लड़की का वज़न कम हो जाता है, बाल कम हो जाते हैं, हेयर जो फेस पे आते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हो जाती हैं। और जब वो शादीशुदा हो जाएं तो फिर अपनी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आ जाएं तो वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि हम अगर कहें कि 3 महीने पीरियड नहीं आए तो बच्चा नहीं होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 3 महीने के बाद पीरियड्स आए तो उसका एग तो बना है ना, तो बच्चा हो सकता है। समटाइम्स हमें उनको हेल्प करना पड़ता है कि सिर्फ रीज़न है इनफर्टिलिटी का कि एग्स नहीं बन रहे हैं तो एग्स के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर फर्टिलिटी नहीं हो रही है कोई और वजह से तो वो ट्रीटमेंट देंगे। बट वी हैव टू वेरी स्पेसिफिक रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी का, तो वही करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बता दिया था कि जीन में होगा तो ये आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या इसके अलावा भी पॉसिबल है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से ये तमाम इश्यूज़ हो सकते हैं? हाँ, जो लड़कियाँ वैसे इतना लाइफ स्टाइल में तो नहीं है, लेकिन जीन ही इम्पोर्टेंट है। जीन ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कराची से नुज़रत है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप डिस्कस भी कर रहे थे। नुज़रत का सवाल ये है कि पीसीओ की वजह से क्या लड़कियों में फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट हो सकता है या फर्टिलिटी का इशू हो सकता है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि जैसे अगर पीरियड्स इनके 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आ रहे हैं तो उसका मकसद है कि उनके एग्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनको एग्स बनाने के लिए दवाई देनी पड़ती है, एज सिंपल एज दैट। अगर लेकिन उसके साथ साथ हमें और फैक्टर्स जो हैं जो कि इनफर्टिलिटी काज करते हैं उसको एक्सक्लूड ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसके एग्स नहीं बन रहे हैं इसलिए फर्टिलिटी नहीं हो रही चाहिए। तो शादी हो जाए, कुछ अरसा ठहरो, लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। असल में डॉक्टर साहबा मसला ये है कि शादियां हो जाती हैं और उसके बाद जब इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं तो डर भी लगता है कि इन लॉस के सामने पता नहीं क्या बात आएगी। बेचारी लड़कियां, कुछ तो हमारी अलमिया ये भी है ना, डर के मारे आगे ही नहीं लेकर आती बात को। सबसे बुरी बात ये होता है उन लड़कियों को टेंशन होता है। एग्जैक्टली कि देखो अगर मैं मोटी हो रही हूँ, बाल हो रहे हैं, बच्चा भी नहीं हो रहा है, कभी सास ताना मार रही है तुम्हें इस महीने पीरियड नहीं आया, इस महीने पीरियड नहीं आया, तो ये सबसे बुरी बात होती है। उनको बिल्कुल रिलैक्स रखो, टेंशन ना दो, स्पॉन्टेनियसली सही हो जाती है। फुल फैमिली मिलके सपोर्ट करे। हाँ, और कुछ है ही नहीं, कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, कोई कैंसर थोड़ी है। हाँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि ये बड़ा, देखिए, बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू है ही नहीं और ट्रीटेबल है और हर एक को पॉसिबल है कि हो सकता है। तो इसलिए ये ना बनाए कि मेरी बीवी को ही क्यों है या मेरी बहू को ही क्यों है। हाँ, और देखिए क्या है, हर लड़की अपने आप को खूबसूरत नज़र आना चाहती है, चाहती कि मैं अच्छी लगूं, स्लिम लगूं, बाल ना हो मुंह पे, तो ये तो उनका हक है। हाँ। तो उनको ज़रा वो वाली चीज़ें ट्रीट करें, उसको खुश रखें, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी बड़ी बात ही नहीं कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। और हम शादी से पहले अगर ट्रीटमेंट करवाते तो शायद प्रेग्नेंट हो जाते, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ओके लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं या ऐसे कपल्स मौजूद हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, तो वो इसका शिकार तो नहीं है? नहीं, इसका है। हाँ, इसलिए कि
जहाँ PCOS होता है, पूरा सिंड्रोम होता है, उसमें फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ओके। अगर किसी का बिल्कुल एग्स बन नहीं रही हैं, तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उसके एग्स बना के और डायरेक्ट उसको पहले तो एग्स बनाएं। उसके कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो हम लोग प्रोटोकॉल हैं जिसको फॉलो करते जाएंगे तो हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, अगर बच्ची की अर्ली एज में लाइक 9 to 10 इयर्स की एज में जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है इतनी जल्दी एज में, और आगे की एज में क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नंबर 1, और मैक्सिमम किस एज में स्टार्ट होना परेशानी का बाइस है? देखिए, एज हम कहते हैं मिनार की जो फर्स्ट पीरियड आते हैं तो वो होना चाहिए 11 साल से 16 साल तक, एक्सट्रीम है 16 साल। अगर 16 साल तक आपको पीरियड नहीं आए तो आपको ज़रूर जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। इसलिए कि उनको पता चले कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स पूरे हैं, उनकी ओवरीज हैं, उनकी यूट्रस है, उसकी वजह क्या। सिर्फ हार्मोन्स का प्रॉब्लम नहीं होता कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उनको कंजेनाइटली यूट्रस ना हो, इंटरनल ऑर्गन ही नहीं हो, कंजेनाइटल कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, ऊपर से देखने में लड़कियां बड़ी खूबसूरत केस होंगे, लेकिन होते हैं। ओके। बड़ी खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, अच्छी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उनको ज़रा चेक करना चाहिए। ओके। अच्छा, इसके ऊपर डॉक्टर साहबा और मज़ीद बात करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। आई नो बहुत सारे लोगों के और भी सवालात होंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देंगे हमारी डॉक्टर साहबा। आज का स्पेशल सेगमेंट है ये लाइवली वीकेंड्स का, मिस आउट नहीं करना है। बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इस सेगमेंट को देखने के बाद, तो मिस नहीं करेंगे। ले रहे हैं ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू शो लाइवली वीकेंड्स, और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। आज का ये स्पेशल शो यकीनन आप लोग देख रहे होंगे ना, आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि आज हम बहुत कुछ जान रहे हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से डॉक्टर साहिबा की तरफ आते हैं। जी, हम बात कर रहे थे अर्ली एज में क्यों हो जाते हैं। अर्ली एज में जनरली उन लड़कियों को होते हैं जिनके हार्मोन्स जल्दी आ जाते हैं। और हार्मोन्स क्यों जल्दी आते हैं? इसलिए एक तो हेरिडिटी हो, माँ को भी जल्दी आए हों या कज़न्स को भी तो हो जाए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत खाती हैं, तो उनके हार्मोन्स भी जल्दी आ जाते हैं। जितनी देखेंगे मोटी और हर वक्त जो है स्वीट्स खाना, ये खाना, जो भी खाने में होते हैं जंक, तो मतलब ओवरवेट हो जाती हैं, तो उसके फिर डेवलपमेंट हर ऑर्गन के ज़्यादा हो जाते हैं, हार्मोन्स के भी। इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि दूसरी लड़कियां होती हैं उसका जो डिले होता है वो तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए तो अगर उनकी वेट वगैरह को तो नहीं होगा, अर्ली एज से बच सकते हैं। हाँ। ये है, एक तो होता है जेनेटिक है फैमिली में, और दूसरी डेवलपमेंटल, आप अर्ली डेवलप। मेरे ख्याल से कोशिश करें अर्ली एज में ना हो, क्योंकि बहुत कम एज है ना, बच्चे को इतना समझ नहीं है। और माँ बाप को चाहिए कि लड़की अगर 9 साल की भी है तो थोड़ा बहुत उसको समझाना चाहिए कि ये क्या चीज़ हो सकती है और क्या हो सकता है। स्कूल में ये हो और बच्ची परेशान ना हो जाए और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है इतनी छोटी, और दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। तो मैनेजमेंट क्या करना है, क्या थोड़ा बहुत इनको माँ को बताना चाहिए, थोड़ा बहुत इनको बताना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसने सवाल किया था तो मैंने कहा आज डॉक्टर साहिबा से भी पूछ ही लेते हैं, सामने हैं। नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं और कितने दिन में होने चाहिए? अगर देखें कोई भी पीरियड 3 to 5 days आ जाता है तो हम कहते हैं नॉर्मल है। और पीरियड की हम कोई भी पीरियड 21 दिन से लेके 35 दिन में आ जाए तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। अब कोई औरतें होती हैं कहती हैं कि मुझे 1 महीने में 2 दफ़ा पीरियड्स आ गए। अगर हम उसको क्लियरली पूछें कैसे, तो कहते हैं 2 दफ़ा आते हैं, तो हम एग्जैक्टली डेट पूछनी चाहिए उनसे। कहेगी एक तो आया था 1 तारीख को और दूसरा आ गया 21 तारीख, ये तो नॉर्मल है। है ना। कोई कहेगा 1 तारीख को आया फिर 25 को आ गया। तो कैलेंडर की तरह नहीं आते पीरियड्स आते हैं अपने टाइम से, हार्मोन्स के हिसाब से। तो कोई भी पीरियड अगर 21 दिन से 35 दिन के अंदर आ जाए, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी ए नॉर्मल।
उसके साथ साथ एक और चीज़ है, एक औरत आती है कहती है मुझे बड़े खुल के पीरियड्स आते हैं तो बड़ी खुश होती है, मुझे खुल के आ। दूसरी आती है मुझे बड़े कम पीरियड्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं? देखिए, थोड़े भी पीरियड आए तो भी नॉर्मल है, अगर बहुत ज़्यादा आते हैं वो एबनॉर्मल है। लेकिन अगर 2 दिन भी पीरियड्स आ गए और सही है तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पेट में खून बढ़ गया है, मेरा पेट मोटा हो गया क्योंकि मेरी ब्लीडिंग कम हो रही है। तो ऐसी कोई बात। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इनफर्टिलिटी के बारे में जानना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्यों होती है, और सिर्फ एक औरत ही इसका शिकार होती है या फिर मर्द हजरात भी इसका शिकार होते हैं? प्लीज़ कुछ बताइए। एक बहुत ही खातून ने पूछा है, कहा है कि प्लीज़ नाम लिए बगैर मेरा ये सवाल कीजिए। जी, देखें, रिस्पॉन्सिबल तो दोनों होते हैं, मर्द भी होता है औरत भी, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन समाओ औरतें, चाहे वो सास हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बीवी हो, अपने आप को खुद ही ब्लेम करती रहती है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं हो रहा, माशरा भी, माशरा, मियाँ का है, मियाँ दुबई में रहता, अब भाई हवा में तो बच्चा नहीं हो सकता ना, साथ तो रहना है ना। एक तो मियाँ साथ रहना लाजमी है, और नंबर 2 हम देखते हैं कि अगर पहले महीने में आप प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। हम टाइम देते हैं, अगर यंग एज है तो हम सोचते हैं कम से कम साल डेढ़ तो ठहरो ना। ओके। आप माहौल से, आप इन्वायरमेंट से, ससुराल में जा रही हैं, नई जगह है, मेंटल टेंशन है, थोड़ा ठहर जाओ, उसके बाद आप जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। लेकिन कोई औरत अगर एज की बड़ी है, सपोज़ कहेगी कि मैं 30 ईयर्स से अबव हूँ, तो फिर हम 30-35 तो हम फिर जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इसलिए कि 35 एज के बाद जो ना एग की क्वांटिटी ख़राब हो जाती है, क्वांटिटी भी ख़राब होती है, क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो हम कहते हैं उससे पहले हम इसको कर दें। सही। तो हम अगर कोई आई 28 साल की तो हम सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। सबसे पहले आफ्टर एग्जामिनेशन और टेकिंग अ हिस्ट्री, सबसे पहले मियाँ का टेस्ट होता है, सबसे पहले, जो कि नहीं कराते ये, बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट टेस्ट। इसलिए वो करता भाई मुझ में तो कोई ख़राबी नहीं है। भाई ख़राबी तो टेस्ट करने से पता चलेगी, शक्ल देखने से या वैसी बॉडी देखने से नहीं पता चलता। एक टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट आप करवा लेंगे, पता चल जाए आप में ख़राबी नहीं, वेरी गुड। इसलिए कि औरत के जो टेस्ट करवाने पड़ते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सबसे आसान टेस्ट है, मियाँ का टेस्ट हो गया, सही है एक साइड में। अब हम औरत पे आते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? हमने हिस्ट्री ले ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया, देख लिया इसको तो सब चीज़ नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम उनके ट्यूब टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि रास्ता जो है स्पर्म के जाने का, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो उसके लिए एक एक्सरे करवाते हैं। ठीक है। हम कहते हैं हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम या HCG करवाते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि वो भी सही है। जब हम वो करवा लेते हैं तो उसके बाद हम फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं। इसलिए कि देखें, फर्टिलिटी ड्रग्स अगर आप देते जाएंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। उसमें ज़्यादा खाने से कैंसर भी हो सकता है। तो जो औरतें होती हैं हर महीने खा रही हैं, कितना खाएं और कितने लिमिट तक खाना है? ये 3 महीने आपने ट्राई किया, इट्स इनफ। आपने इनफ देखें, फिर आप दूसरी चीज़ ढूंढें कहाँ प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं है एग्स बन रहे हैं, ऑलरेडी बन रहे हैं, तो आप क्यों खा रही हैं दवाई? सही। तो जब एक डोज दे देते हैं 5 डेज़ का, तो फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि भाई हमने उसको 12वें-13वें दिन अल्ट्रासाउंड करवा लिया, हमें पता चल जाता है एग की साइज़ क्या है। ठीक है। देखिए मैच्योर एग हम कहते हैं कि हाँ ये इतना एग है, हाँ ठीक है ये मैच्योर एग है, तो फिर हमें दवाई से हुआ है, हाँ ठीक है, तो इतनी दवाई देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। अगर हमने पहले से 12वें-13वें दिन हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसमें ऑलरेडी एग बन रहे हैं, तो हमें एग्स की दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। तो उसको ज़रा मेंटली सही रखो, विटामिन्स दो, ये दो, बच्चा हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहती थी बहुत सारे और सवालात करना। मेनोपॉज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या सही एज होती है, और अर्ली एज में हो जाना, क्या हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें? जी देखें, एज ऑफ मेनोपॉज डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती हैं।
हम लोगों ने एक स्टडी की थी, तो पाकिस्तान में एज ऑफ मीनोपॉज थोड़ा अर्ली था, 47 ईयर्स, 48 ईयर्स। ओके। लेकिन इंटरनेशनली जैसे अमेरिकन्स में सबसे ज़्यादा हाई होती है, और इंग्लैंड में तो उनको एज ऑफ मीनोपॉज है 52 ईयर्स। ओके। ठीक है, वो डिपेंड करता है वही अपनी न्यूट्रिशन पे, लाइफ स्टाइल पे, और उसके हार्मोन्स कैसे आ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ ज़रा जल्दी हो जाता है। और आपका क्या सवाल था दूसरा? क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट? हाँ, ठीक है। आपने कहा था अगर अर्ली हो जाए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट ज़रूरी। देखिए, अगर बहुत अर्ली हो गया है, 30s में हो गया है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। ओके। अगर आपका हो गया है, चलें 45 ईयर्स में भी हो गया है, और आपको सिम्टम्स इतने नहीं हैं, डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, मीनोपॉज होता है ना, सडनली क्या होता है, आपको इतनी गर्मी लगती है, चाहे एसी चल रहा हो, पसीना आ रहा हो, इरिटेशन हो रही है, मेंटली बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ऐसी औरतों को हार्मोन रिप्लेसमेंट हम देते हैं। ओके। अगर किसी वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक हूँ, तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। फिर उनको सिर्फ वाइटामिन और कैल्शियम ज़रूर देते हैं, विटामिन D3 ज़रूर देते हैं। लेना चाहिए ये सारी चीज़ें, सब कुछ, इसलिए कि देखिए जब वो हार्मोन रिड्यूस होते हैं और अर्ली एज में, तो फिर आपको वही बोन एक्स, बोन का ब्रिटल होना और फ्रैक्चर्स होना अर्ली, ये सारी होते हैं। बिकॉज ईस्ट्रोजन जब हमारे बॉडी में होता है तो आपके फेस पे ग्लो भी होता है, आपके बोन्स भी एजिंग भी फील नहीं होती है इतनी। हाँ, ये मीनोपॉज से फिर उसके बाद एजिंग भी फील होना लग जाती है। हाँ, एजिंग नहीं होती। ये सब कुछ ईस्ट्रोजन बॉडी में होते हैं ना, तो वो सही रहते हैं। कम हो रहे हैं, अर्ली है, तो फिर हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं। जो कोई कहती है मुझे सिम्टम्स भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, ज़बरदस्त। विटामिन्स वगैरह दे देते हैं कि ताकि वो थोड़ी सही रहें, हेल्दी रहें। लेकिन कैल्शियम और विटामिन D3 तो ज़रूर खाना है बोन्स के लिए। ओके, ये तो आपने लेना ही है। जितनी ख़वातीन सुन रही हैं, बस वो अपनी रूटीन में बनाने के लिए लेना है, क्योंकि हम ऐसी डाइट नहीं ले रहे हैं कि ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएं। देखें क्या होता है कि विटामिन D हम कहते हैं सन से आती हैं, लेकिन हर औरत देखो बुर्का पहने हुए, ये मुंह खुला हुआ है, उनको सन से तो नहीं मिलती ना विटामिन D। खाने में आपकी इतनी आ नहीं रही है, आप कैल्शियम नहीं ले रहे, लिहाजा आपको ये करना चाहिए। सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। आई होप कि जितनी ख़वातीन सुन रही होंगी उनको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा आज के दिन आपके सारी बातों से। जाते जाते कोई मैसेज है तमाम ख़वातीन जो सुन रही हैं उनके लिए, आप कुछ कहना चाहेंगी? जाते जाते तो मैं एक डॉक्टरों के लिए मैसेज दूंगी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, प्लीज़ दीजिए डॉक्टर्स के लिए। हाँ, पेशेंट्स, बेचारे पेशेंट्स होते हैं, वो आपके पास आते हैं किसी वजह से, तो उनकी बात अच्छी तरह सुननी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई आपने बात अधूरी सुनी और आपने दवाई लिख दी। पेशेंट को हमेशा सेटिस्फाई करके फिर भेजना चाहिए। प्लीज़ डू दैट। इसलिए कि मैंने देखा है जहाँ रश होती है, जैसे हॉस्पिटल में बड़े, जैसे जिना या सिविल में, तो ज़रा जल्दी होता है। स्टिल मैं कहती हूँ थोड़ा टाइम देना चाहिए पेशेंट्स को। देखो, अच्छी तरह देखो, सेटिस्फाई करो उनको। ये वैसे मैं भी कहने वाली थी कि प्लीज़ अगर डॉक्टर्स सुन रही हैं तमाम, तो वो ये देखें कि कितनी डिटेल में ये बता रही हैं और ये इसी तरह से अपने पेशेंट्स को हैंडल करती हैं, ट्रीट करती हैं एंड उनकी बात सुनती हैं, देन फिर उन्हें गाइड करती हैं। जब भी आज माशाल्लाह इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, प्रोफेसर हैं और इतना अच्छा गाइड कर रही हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार फिर हमें कभी ज़रूर आप टाइम दीजिएगा। आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, लेकिन जब भी मौका मिले आप टाइम देंगी ताकि हम और मजीद आपसे जान सकें। ज़रूर, जैसे। ऑल राइट, ओके। और अभी हमारे टाइम है एक ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करेंगे। फिर हम आ जाएंगे किचन सेगमेंट में। हमारे साथ कौन मौजूद है, उनके साथ हम देखेंगे क्या रेसिपी बन रही है। तो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू शो लाइवली वीकेंड्स। और आप लोगों ने लास्ट सेगमेंट जो हमारा देखा लाइवली वीकेंड्स का, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हमने कोशिश की
कि काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं उनकी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनकी वो सॉल्व हो जाएं, और अगर इसके अलावा अभी भी लगता है कि कुछ सवाल रह गया तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पर उसे ज़रूर डिस्कस करें और आप लोगों की बात हम डॉक्टर साहिबा तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब आ गए हम किचन काउंटर की तरफ, और यहाँ हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ मौजूद है, शेफ़ हिरा हसनैन उनका नाम है, और क्या वो बना रही हैं ज़बरदस्त सा फ़िश टिक्का, और साथ में है फूल मखाने का हलवा। ये मेरे लिए बहुत ही न्यू है। क्या कर रही हैं? वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। हिरा आप शेफ हैं माशाल्लाह? जी, अच्छा, और क्या करती हैं? मैं होम बेस्ड शेफ हूँ, होम बेस्ड कुक करती हूँ, अपना पेज रन करती हूँ, फूड बिजनेस करती हूँ घर से। ओके ग्रेट। तो आज यहाँ पर है, फर्स्ट टाइम है? जी फर्स्ट टाइम। कैमरा फर्स्ट टाइम देख रही है? जी फर्स्ट टाइम। वैसे स्क्रीन पे गई हूँ बट मसाला चैनल पे फर्स्ट टाइम है। अच्छा, वरना मैंने सोचा थोड़ा सा आपको डरा दूं। नहीं मजाक कह रही हूँ। आप जैसे हो साथ में हो तो फिर डर नहीं लगता। नहीं मेरी कोशिश होती है कि भाई कंफर्ट लेवल दूं मैं अच्छे से। बिल्कुल। अच्छा बताएं, फिश टिक्का हम बना रहे हैं? जी फिश टिक्का बना रहे हैं। क्या सीन है? फूल मखाने बेसिकली जो होता है ना लोटस सीड्स, तो उसका जो है हलवा बना रही हूँ क्योंकि बहुत, एक तो सर्दियों की सीज़न की आइटम है, और इसके बाद इसके अंदर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये है कि इससे बच्चे वैसे तो ये चीज़ें नहीं खाते, बट हलवे के उसमें अगर आप बना कर दें तो बच्चे खा लेते हैं। और काफ़ी चीज़ें, मतलब अगर सप्लीमेंट्स और उनसे बचना है तो आप ऐसी चीज़ों को ट्राई करें ताकि आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनको छोड़ के दूसरी चीज़ों में जाते हैं। तो मैंने सोचा चलें कुछ आज नया शेयर करूं ताकि लोगों को विंटर सीजन में कुछ खाने के लिए अच्छे सा मिले। चलें आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट ले रहे हैं? सबसे पहले फ़िश टिक्का के लिए ये फ़िश है, ठीक है, बोनलेस फ़िश ले ली हमने। इसको जो है पहले मैं स्मोक करूँगी। फ़िश टिक्का है तो उसको हम स्मोक करने के लिए कोल को बर्न कर लेती हूँ पहले मैं। अच्छा, दोनों विंटर के हिसाब से बेस्ट हैं? जी बेस्ट है। ऑल्दो हमारी कराची में आई नहीं है सर्दियाँ वैसे, इंतज़ार में अभी भी गर्मी चल रही है। आने वाली है ना, तो हम थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। नहीं भी आएंगी तो क्या करेंगे, हम खुद ही सर्दियों के शौक पूरे कर लेंगे। शौक तो पूरे करने हैं, विंटर स्टफ निकालेंगे बिल्कुल और एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं दोनों रेसिपीज़ को साथ साथ लेके चलूँगी, ठीक है। और ये हमने जो है इसको रख दिया, ठीक है। इसको लगेंगे अभी 5 मिनट्स, तो जब तक हम लोग यहाँ पैन रख लेते हैं। अच्छा, ये फूल मखाने लोटस सीड्स, इनको सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। ओके, तो कोयला वहाँ सुलग रहा है जी, और ऑल्दो दिल भी जलते हैं इसी तरह से लेकिन यहाँ हम कोयला सुलगा रहे हैं और साथ में मखाने सिर्फ रोस्ट करना है। सिर्फ रोस्ट करके फिर हम इसको चॉपराइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे मखाने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा है मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ये लेना चाहिए। एंड इतने एक्सपेंसिव होते नहीं, थोड़े से पैसों में ज़्यादा आ जाते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, अगर आप उनको रोज़ एक नॉर्मल क्वांटिटी में खिलाएं तो उनको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, उनको मतलब वीकनेस फील नहीं होगी, और दिमाग भी काफ़ी तेज़ होता है इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट हम माओं का क्या इशू होता है कि भाई बच्चे की हाइट भी अच्छी हो, ये तो कैल्शियम अच्छा मिलेगा, तो फिर तमाम चीज़ें दूर हो सकती हैं। वैसे भी हलवा जात तो सौगात है सर्दियों की ना, मतलब हर तरह के हलवे, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, शादियों में जाएं तो ये हलवा जात मिलते हैं सारे। खीर वीर कम मिलती है फिर उसके बाद सीजन वाइज। अच्छा, इसको बिल्कुल हल्का करना है रोस्ट। ओके, मैं अपनी कॉफ़ी ले लूँ? जी। हिरा, और बताएं आपका सबसे फेवरेट चीज़ क्या है, मतलब आई मीन फूड में क्या खाती हैं, क्या पसंद है, क्या बनाना पसंद है? बनाना तो सभी पसंद है, और खाना भी तकरीबन देसी फूड ज़्यादा मुझे पसंद है। ओके, क्या सब? तकरीबन, जैसे कि अब जैसे विंटर सीजन की देसी चीज़ें हो गई, और इसके अलावा हमारे पास पाए वाए, ये मतलब देसी फूड ज़्यादा शौक से। चले, सब पसंद तो है, सब ना पसंद क्या है ये बता दे। ना पसंद कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो रोस्ट करने के अलावा अभी हमने कुछ और करना है? मखाने रोस्ट करने इंसान को नहीं करना, तो बताएं क्या करना है हमें और कुछ, तो हम ब्रेक ले लेंगे। जी, हमने इसके बाद है ना, हमारे पास है ये बेसन, ठीक है। इसे भी हमने 2 मिनट रोस्ट करके फिर निकाल लेना है, ठीक है। और इसे हम चॉपर कर लेंगे, ठीक है।
तो हमने बेसन को भी रोस्ट कर रहे हैं जितनी देर में, और उसके बाद आगे क्या करेंगे वो हमें हिरा बताएंगी। ठीक है। और हिरा ही ब्रेक लेंगी। चलें हिरा। ठीक है, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आगे रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वाह क्या बात है। फूल मखाने का हलवा अज्जा। फूल मखाने 250 ग्राम, बेसन आधा कप, चीनी 1 कप, खोया 250 ग्राम, दूध 1 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, घी 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप। शो लाइवली वीकेंड्स, आज का ये स्पेशल शो आप तमाम लोगों के लिए है। आओ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और हिरा हसनैन शेफ हमारे साथ हैं। फूल मखाने का हलवा हम बना रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या क्या हमने किया ब्रेक में? हमने जो है वो बेसन को रोस्ट कर लिया और मखाने रोस्ट कर लिए, जिसको हम चॉपराइज करेंगे अभी। अच्छा, अब थर्ड स्टेप है कि मैंने 1 टेबल स्पून में घी ले लिया है, इसमें ये ड्राई फ्रूट चॉप किए हुए मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। ठीक है, ये हमें फ्राई करना है। ठीक है। अच्छा, एक और काम जो ब्रेक में हमने किया है वो ये किया है, इधर देखेंगे हम, ये कोयला जो कि सुलग चुका था, तो हिरा ने कहा कि अभी लगा दे, फिश को स्मोक लगा दिया। आप देखें ये स्मोक के लिए यहाँ फिश में रख दिया गया है फॉइल के साथ, आपको जो इजी लगता है, और इसको स्मोक दे दें फॉर कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स। अगर स्ट्रॉन्ग अरोमा पसंद है कोयले वाला तो आप 15 to 20 मिनट्स से दें। मैं खास से बस लिमिटेड होता है। फिर ऐसा लगता है बस आप वही खा रहे हैं, बस कोयले का जी, कुछ जी। हाँ, बस उसी का फ्लेवर होता और कुछ नहीं होता। चाहिए, अब मैंने ड्राई नट्स को इसमें फ्राई करके इसमें बाहर निकाल लूँगी। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा है काम, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना। नहीं, हल्का सा। अच्छा, और ये हमने थोड़े से ड्राई रखे हुए हैं जो कि हम गार्निश करेंगे इससे। ओके, ठीक है। यानी पूरा जितने नट्स हैं वो सारे फ्राई नहीं करने हैं, थोड़े रखने हैं हमें बचा के। हैं। उसके हाफ फ्राई कर लें, हाफ रोक। हाफ रोक लें आप गार्निश करने के लिए। हिरा को कहाँ से शौक उठा कुकिंग का और शेफ बनने का? कुकिंग का शौक तो बहुत अर्ली एज से था मुझे। हाँ? जी, और Okay. मैंने की भी काफ़ी अर्ली एज से स्टार्ट भी कर दी थी। हाँ, क्या एज थी? 12-13। ओह माय गॉड, भाई फिर अर्ली थी वाकई। बहुत अर्ली थी। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं बता दूँ। अच्छा, इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून वापस से घी लेना है। ठीक है, और उसमें हमने ये खोया है मेरे पास 250 ग्राम। ओके, ठीक है, इसको हमने इसमें भून लेना है। तो हम सिर्फ इसको अभी भून रहे हैं। सिर्फ भून रहे हैं। अच्छा हिरा, मुझे एक बात बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं जो सिर्फ फरमाइश करते हैं भाई आज ये बना दो, ये बना दो, कुछ ऐसा होता है? ये तकरीबन तंग आ गए बस खा खा के? नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट इन लॉज की फैमिली ले लें, अपनी फैमिली, बच्चे हैं, हस्बैंड, सब ही अच्छा, तकरीबन। ये प्रेशर नहीं होता? मतलब कभी ऑब्वियसली आप शेफ हैं, सबको पता है अच्छा खाना बनाती हैं, तो जब दावतें होती हैं सब कहते होंगे ओहो हिरा क्या जा रहे हैं, बस सब तो अच्छा ही अच्छा सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल होता है, फिर जब बिल्कुल होता है। बहुत ज्यादा बनाना होता होगा फिर टेंशन तो नहीं होती? नहीं, टेंशन नहीं होती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। मैं तो हाथ क्योंकि पैर ही खुल जाते हैं, उल्टा जो और ही है, गड़बड़ होती है फिर तो मेरे साथ। मतलब कुकिंग के लिए मेरा एक पैशन भी है और लव भी है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अगर कोई मैं नई रेसिपी ट्राई करूं तो मैं खुद चाह रही थी कि यार ये लोग आएँ तो मैं फिर उनको बना के खिलाऊं, तो मुझे अच्छा लगता है खाना खिलाना बनाना। अच्छा लगता अच्छा, 1-2 रेसिपीज ऐसी हैं जो मैं इतनी बेहतरीन बनाती हूँ, मतलब मैं कहूँ कि ये तो मेरे इस हाथ का काम है, लेफ्ट का क्या कहते हैं, दाया बाएं हाथ का काम है, तो मैं ऐसे बना और कोई मुझे कह दे ना स्पेशली कि आज हमारे भाई वो बना देगा, अब फिर तो मैं जो ब्लंडर करती हूँ उसके अंदर उल्टा ही होता है, फिर तो वो अच्छी बनती ही नहीं है जितनी भी अच्छी बन जाए। एक आध चीज़ जैसे कैरेट केक मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन कैरेट केक मजाले कोई फरमाइश करके बनवा ले बस मुझसे, फरमाइश कहती भाई ऐसी बोल के ना करें प्लीज़। टेंशन में आ जाती हैं आप। पता नहीं मैं लेती भी ज़्यादा हूँ। ऐसे किसी ने सुना होगा, मुझे किसी ने पेज पे लिखा था कि अभी आप कहती है हमेशा मैं टेंशन लेती हूँ, मैंने कहा हाँ मैं बहुत टेंशन लेती हूँ। अच्छा, मैं खुद लेती ज़्यादा हूँ और अगले को कहती नहीं रिलैक्स, ये नहीं पता होता अंदर से हाथ ऐसे हो रहा होता, बहुत टेंशन। ठीक है, इसको हम हल्का सा भून के फिर इसको हम पैन को साइड पे कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। ठीक है, ओके, वैसे ये यही अच्छा लग रहा है ना, यही खा लें। मुझे ऐसी चीज़ें इतनी पसंद हैं, मतलब अगर मैं ये खाना शुरू कर दूँ ना
तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, बस मैं सिर्फ चखती हूँ, कोशिश करती हूँ कम कम पोर्शंस लूँ, पर क्या करें यार, मीठा इतना पसंद है। किसी को नमकीन craze छोड़ होता दें, है मुझे मीठे का। मीठे पे गुजारा करवा दें। किसी को होता है क्रेज। मैं बस मीठे पे पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे भी पता है। अच्छा हिरा, तो कितना हमने फ्राई करना है? 5 मिनट्स बस, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, तो फिर उसके बाद हमने बेहतरीन आ रही है ना, मतलब इसको आप निकाल देना है। अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि इसको फिर हम हलवे में बिल्कुल एंड में ऐड करके और हम पे डिश आउट कर लेंगे, तो उसमें हम इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे। ओके। हिरा ने सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी? सबसे पहली चीज़ दाल चावल। दाल चावल कैसे बने थे? बहुत अच्छे बने, जब नहीं बिल्कुल यार, मतलब 12 इयर्स में आपने दाल चावल इतने बेहतरीन बना लिए। बन गए थे। कुछ मतलब होता है, आपको कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आप सीख जाते हैं, कुछ वक्त सिखा देता है, तो ऐसी थोड़ा सा हो गया था। फिर मैंने 4 साल पहले बेसिकली प्रोफेशनली जो है वो 4 साल पहले मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया। पहले मैंने होम बेस्ड किया, फिर सबने काफ़ी मोटिवेट भी किया और काफ़ी सपोर्ट भी किया कि भाई अच्छा जब कर सकती है तो तुम करो, प्रोफेशनल लेवल पे करो। फैमिली ने भी सपोर्ट किया, फिर मैंने किया, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। फैमिली की और सपोर्ट इस तरह से जो है कुकिंग चैनल्स का मैं बचपन से देखती थी। और मुझे बड़ा शौक था, वो बच्चे नहीं खेल रहे होते हैं, मैं उसमें बड़ा इस तरह खेलती रहती थी कि मतलब आपने खाने बनाए और इस तरह से आप स्क्रीन पर आए, तो बड़ा मतलब आज मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा एक ड्रीम काम ट्रू वाला है ना। बिल्कुल। ठीक है, देखना इसका हल्का कलर चेंज हो गया, अब हम इसको अच्छा हम सेकंड रेसिपी भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है ना हिरा। मैं जब तक इसको पहले चॉपराइज कर लूँ। अब इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है? मैरिनेशन क्या हमें टाइम देना है, रेस्ट देना है मैरिनेशन का? देना है, हाफ एन आवर का आप दे दें। अगर इससे ज़्यादा का देंगे तो क्योंकि फ़िश वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाती है, तो ठीक है। अच्छा, इसमें हम लेंगे 3 टेबलस्पून दही। अच्छा, ये दही का मैंने जो है ना पानी निकाल दिया है, आपको बगैर पानी वाली दही लेनी है। ओके, ठीक है, हंकर टाइप। हंकर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है वो मसाले शुरू करती हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट है, सॉल्ट आप जो है वो एज टू टेस्ट डालें। काफ़ी लोग कम पसंद करते हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कम ही खाना चाहिए, मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं जो है 1 स्पून ले लूँ। मुझसे क्या है, मैं दे सकती हूँ। नहीं। इतने काम कर देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च ½ टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, अजवाइन इसमें हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून, और ये है क्रश ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा। पहले भूनना है, उसके बाद क्रश आपको रेडी भी मिल जाता है, वैसे मैं तो खुद बना लेती हूँ भून कर। वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इसका अच्छा अरोमा होता है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, ये 2 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास है बेसन, कॉर्नफ्लोर और मैदा, तीनों है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बेसन मैदा हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून, कॉर्नफ्लोर भी जाएगा इसमें ½ टीस्पून, और बेसन जाएगा 1½ टीस्पून। दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है, मिक्सिंग करें, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसको मिक्स करना है। इन्होंने कहा कि अगर टाइम देना तो आप टाइम दे सकते हैं, फॉर ½ एन आवर के लिए आप रख दें। वैसे हम टाइम नहीं दे रहे, रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए ब्रेक है, फिश टिक्का यहाँ बन रहा है और साथ में है फूल मखाने का हलवा। बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें लाइवली वीकेंड से। एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपको ज्वाइन करेंगे। फिश टिक्का अज्जा बोनलेस फिश 500 ग्राम, दही पानी निकली 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा,
चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, फूड कलर 1 चुटकी, बेसन 1.5 खाने का चमचा, मैदा आधा खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए, तेल तलने के लिए। शो लाइवली वीकेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वैसे तो ऑल दो आज किरण नहीं है, पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। कोशिश मेरी यही है कि भाई आपका आज का शो थोड़ा सा अच्छा कर दूं और हिरा को भी अच्छा लग जाए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू हिरा। हिरा हम क्या क्या कर रहे हैं प्लीज़ ये बताएं, और ब्रेक में हमने क्या क्या फिश को किया? हमने मैरिनेट कर दिया था, अब मैंने ऑयल गरम रख दिया। अब फिश को हम फ्राई के लिए रखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये वो तमाम आपके सामने इसमें मसाले डाले गए थे जी, और इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ऑलमोस्ट शैलो फ्राइंगे। शैलो फ्राइंगे। अच्छा, अब यहाँ दूसरी तरफ हमने जो है पैन रख के उसमें 1 कप घी लिया है। घी के अंदर जो मखाने हमने रोस्ट किए थे चॉप, वो हमने पहले डाले चॉप करके, फिर हमने बेसन रोस्ट किया था वो डाल दिया है, और अब उसमें हमने चीनी डाल दी। 1 बाय 1 डालना, एक साथ डाल सकते हैं? एक साथ ही बस तकरीबन डाल के उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी सब रोस्ट हुआ हुआ है तो उसको इतनी ज़्यादा कुकिंग टाइम। मैं ये भूनने का काम करती हूँ, आप ठीक वो है। फिश की तरफ आ जाए। ओके, ठीक है। टाइम शॉर्ट है ना, क्या जी, करें? बस इसकी जब चीनी मेल्ट हो जाएगी थोड़ी सी, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। ओके। और जस्ट इसको 5 मिनट्स भून के फिर हमने सर्व करना है, ठीक है। मैंने हिरा को ब्रेक में इतना डरा दिया, मैंने कहा ठीक है मेरी हेल्प ले लेगा, थोड़ा ब्लेंडर कर दूंगा मैं। वो बेचारी दे ही नहीं रही, उन्होंने कहा भाई मेरी रेसिपी खराब ना हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मैं फिश को जो है वो देखा, हमारी टीम भी कह रही है ऐसी बात नहीं, पक्की बात है कि बिल कर देंगे। भैया आप लोगों ने बड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया मुझे। देखें तो ये मैं चम्मच चलाने वाला काम बड़ा अच्छा करती हूँ। ठीक है, ये हमने फिश को डाल दिए। अच्छा, अब इसे बार बार उलटना पलटना नहीं है। ओके। इसको पहले एक तरफ से अच्छा सा कुक होने दें, हाँ। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा, ओके, अच्छा हुआ बता दिया आपने। ठीक है ना, वो बार बार फिर चमच जो हम खेल रहे होते हैं ना उसके साथ, हाँ, जब भी फिर वो कोटिंग फिर वो कोटिंग कर जाती है, फिर वो टूट जाती है चूरा। आई थिंक आप सॉस भी आपको रेडी कर लेना चाहिए। जी, सॉस तो बस जस्ट मिक्सिंग है। मिक्सिंग है, ठीक है। मैं चम्मच चला लेती। ओके, बस मैं इसमें जो है वो दूध ऐड कर रही हूँ। ये सारा मेरी टीम का कसूर है भाई। पूरा ब्रेक में बात की है कि अभी से करवा लीजिएगा, हो सकता है वो सही कर दें। देखिए इतना टाइम मसाला में काम किया, ऑल्दो मैं कुकिंग ठीक करूँ है। ना अच्छा, चीनी जो है तकरीबन होने वाली है, अब इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे, ठीक है। कब ऐड करना है? जब थोड़ा सा आपको चीनी लगे कि बिल्कुल डन होने वाली है ना, थोड़ा सा लगे बिल्कुल एंड, क्योंकि दूध के साथ हमने इसे भूनना है। और फिर हम इसमें जो है अपना रोस्ट किया हुआ खोया और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, तो फूल मखाने का हलवा मतलब दो ऐसी जगह से मज़े मज़े की खुशबू आ रही, इधर से फिश टिक्का की आ रही है, दूसरी तरफ से ये हलवा रेडी हो रहा है। आप इमेजिन कर लें कितनी अच्छी आ रही होगी। अच्छा, फिश को हमने स्लोली ही करना है, स्लोली कुक? करना है ज़्यादा, फिर उसमें ये होगा कि आपकी ब्राउन फॉरन हो जाएगी, अंदर से टेंडर नहीं होगी। ओह, ओके। और इसका कुकिंग टाइम कितना है? फ्राई का 10 मिनट्स से 15 मिनट्स ना, ओके। क्योंकि बोनलेस होती है तो उसको उतना टाइम नहीं लगता है। और आपने कौन सी मछली ली, आपने बताया था? मैंने सुना नहीं। मैंने वाइट फिश ली है, बेसिकली जो बगैर कांटों के आप बनवा लेते सुरमई हैं वगैरह ना, ले लें? सुरमई आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ओके, लेकिन बोनलेस ले लें। बोनलेस ले लें, ठीक है। वो हम जाते हैं कहते हैं ना, तो वो बना देते हैं बोनलेस। और अगर और अच्छी की तरफ जाएं तो रेड स्नैपर वगैरह ले सकते हैं? ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, बोनलेस होनी चाहिए बस। ये देखें, ये भून रहा है और इसमें जो है घी रिलीज़ हो गया है। तो और अच्छी फिश की क्या पहचान, क्या देख के लेती हैं? फिश जो है वो स्मेल ना आ रही हो, स्मेल ना आ रही हो, ऑल्दो साफ आती तो है, सुथरी ऐसा हो। तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना हो। हाँ। वो तो ज़ाहिर है जब आप वॉश करते हैं थोड़ा सा उसको, है। उसके साथ विनेगर के साथ तो हो जाती है। कैसे करती हैं आप, वॉश बता दें। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर, उसमें उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद वॉश कर लें। ओके, उससे स्मेल ख़त्म हो जाती है उसकी। ओके। और उससे एक और भी फ़ायदा है कि आपकी फ़िश पैन में कभी चिपकेगी नहीं। अच्छा जी भाई, मैं तो नहीं चेक करी जी, मैं मेरा ही करती हूँ। करेंगी। आई थिंक मेरा नीचे से हो गया है कलर थोड़ा सा। ओके, ठीक हाँ, है, मैं आप देख लें। टर्न कर देती हूँ। मुझे वैसे हर चीज़ की जल्दी ज़्यादा होती है कि जल्दी जल्दी कर लें, नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, हो जाए। ठीक है। तो नहीं, अभी टाइम है। नहीं होने वाला, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ताकि हम दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा बना लेंगे।
ओके भाई, हलवा बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ रेडी। अब हलवा, मुझे जुबैदा आपा की बात याद है कि भाई हलवा अगर पैन छोड़ देना तो इसका मतलब हलवा तैयार हो है ना। ये देखें, उनकी बातें भी मुझे आज तक याद हैं और बहुत सारी याद हैं। आप टोटके वोटके भी, जैसे जुबैदा आपा की फिंगर टिप्स पे थे, मैं इतना सुनती थी उनसे कि मुझे आज तक याद है उनकी बहुत सारी बातें, टिप्स। उन्हें कौन भूल सकता है। हाँ नहीं, और उनकी रेसिपीज एंड टिप्स, हाँ वो तो ऑब्वियसली भूल नहीं सकते हम। सर्दी के लिए जो है, मैं उनकी एक टिप जो है वो सरसों के तेल वाली अभी तक मैं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो वो बड़ी करामत है। रिपीट कर दे जल्दी से, अच्छा है लोग सुन ले। सरसों के तेल के अंदर आपने लहसुन के जवे डालने काट कर, और अजवाइन और हल्दी, उसे इतना पकाना है जिससे आपका लहसुन काला हो जाए। उसे छान के ठंडा करके आप एक बॉटल में स्टोर कर लें। बच्चों को खांसी है, नज़ला है, सर्दी है, चेस्ट कंजेशन है, आप उनको लगाएं। बहुत ही करामत टिप है। हाँ, बस। लेकिन जुबैदा आप कहती थी कि छिलके के साथ लहसुन। अच्छा, बहरहाल मैं तो वो छिलका निकाल देती हूँ। ओके ठीक है, अच्छा ये डन है। इसमें हम ये खोया ऐड कर देंगे। ओ हो हिरा, कमाल हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम छोड़ेंगे गार्निश के लिए। ठीक है, सारा नहीं ऐड, सारा है, बस थोड़ा सा मामूली सा छोड़ना है। और ये जो हमने फ्राई किए हुए नट्स जो रखे थे ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हिरा टू गुड, थैंक यू। अच्छा है। फूल मखाने का हलवा यहाँ ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी फ्लेम ऑन है। हाँ, और बस थोड़ा सा इससे मिक्स करना है हमने खोए के साथ, और इसे हम फिर डिश आउट कर लेंगे। ठीक है। फिश भी तकरीबन हमारी होने लगी ये है। छोड़ दें, ये मैं करूँ? जी, आप करें। फिश देखें और फिश का बताएं, देन फिर हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, बस फिश डन होने वाली है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, एक सॉस मैं रेडी करी थी यहाँ पर, नॉर्मल सॉस है, दही के साथ हमने डालना है थोड़ा सा चाट मसाला। ओके, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट। बेसिकली हम वो रायता जो बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ये वाली सॉस जो है काफ़ी मज़े की लगती है। थोड़ा सा इसमें हम धनिया डाल देंगे, धनिया, चाट मसाला, और सॉल्ट, नमक। ओके, दैट्स इट। दैट्स इट। वैसे सब सॉसेस चल सकती है, लेकिन हिरा कहती हैं कि भाई ये होगी तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस अब शाहरुख मुझे ये बताएंगे जब हमें ब्रेक लेना होगा, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें डन है। डन है, बस फिर हम ठीक ले है। लेंगे। हाँ ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कितनी देर और देना है? बस 2 मिनट, बस इसको हम तकरीबन समझे डिश आउट कर रहे हैं बस। ब्रेक में ये काम करते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। 2 मिनट इसको देना है, हार्डली 2 मिनट इधर देना होगा। डिप इसकी रेडी है। अब टाइम है रीकैप का, तो देख लीजिए फूल मखाने का हलवा जो हिरा ने तैयार किया, और साथ में फिश टिक्का। क्या है इसका रीकैप देके फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। फिश टिक्का अज्जा: बोनलेस फिश 500 ग्राम, दही पानी निकली 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, फूड कलर 1 चुटकी, बेसन 1.5 खाने का चमचा, मैदा आधा खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए, तेल तलने के लिए। तरकीब: मछली को धोकर खुश्क कर लें और 10 मिनट कोयले का धुआं दें। अब फिश को तमाम मसालों से आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, फिर फिश को गर्म तेल में डीप फ्राई करके सर्व कर दें। फूल मखाने का हलवा अज्जा: फूल मखाने 250 ग्राम, बेसन आधा कप, चीनी 1 कप, खोया 250 ग्राम, दूध 1 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, घी 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप। तरकीब: मखानों को 5 मिनट रोस्ट करके चॉपर में चॉप करें और एक तरफ रख दें। उसी पैन में बेसन को 3 मिनट रोस्ट करके निकाल लें, फिर 1 चाय का चमचा घी गरम करके ड्राई फ्रूट रोस्ट करके एक तरफ रखें। अब 1 चाय का चमचा घी में 3 से 5 मिनट खोया रोस्ट करके एक तरफ रख दें। दूसरे पैन में घी पिघलाकर चॉप्ड मखाने और बेसन थोड़ी देर भून लें, फिर इलायची पाउडर और चीनी डालकर अच्छी तरह भूनें। अब दूध डालकर इतना पकाएं कि घी अलग हो जाए, फिर इसमें खोया और ड्राई फ्रूट डालकर 2 मिनट भूनकर हलवा तैयार करें और चॉप्ड ड्राई फ्रूट के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो लाइवली वीकेंड्स, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और फाइनली हिरा ने यहाँ पर दोनों रेसिपीज रेडी कर दी। हमारा किचन जोरों पे महक रहा है, एक तो हलवा और साथ में ये फिश टिक्का जो आपने बनाया है।
जी कुछ कहना चाहेंगी? क्या क्या किया हमने कुछ लास्ट में? हमने लास्ट में बस हलवा तो डन हो गया था, खोया और ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने गार्निश कर दिया और फिश फ्राई करके हमने एक सॉस के साथ दही, चाट मसाला, सॉल्ट वाली सॉस बना के उसके साथ दे दी। तो ये आपके सामने है। अब आप ट्राई करके बताएंगे कि ये कैसी कैसी बनी है। मुझे वैसे ही अरोमा इतना ज़बरदस्त आ रहा है, मुझे यकीन है बहुत अच्छा होगा। Thank एंड you. हलवे की तो आप फिक्र ही ना करें ना, मैंने ज़रूर ठीक है। खाना है हलवा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और बहुत शौक था मुझे बेसिकली मसाला चैनल पे आने का, तो आज समझे कि मेरा ड्रीम, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ। पूरा हो गया, तो उसकी मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। और फिर ये बनाया तो अब अगर इसके कमेंट्स अच्छे मिलेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। वही हम आपका ख्वाब पूरा करते रहेंगे, आगे भी बुलाते रहेंगे। जी ज़रूर, हाँ, हाँ। ज़रूर, इंशाल्लाह। तो हम और भी मज़ीद आपसे चीज़ें सीखते रहेंगे। जी जी ज़रूर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड यहाँ पर आपने देखा आज प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, खुशी साहिबा, उनसे हमने बहुत सारी बातें की थी और वो तमाम इश्यूज़ डिस्कस किए थे जो एक्चुअली लोग समटाइम्स हेजिटेट होते हैं, नहीं डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन आज हमने इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है। और अगर कुछ रह गया होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पर करेंगे। और साथ में सेकंड सेगमेंट जो हमारा किचन का होता है, कुकिंग का, वहाँ पर हमने 2 रेसिपीज़ तैयार करके आपको सिखाई हैं, जो कि शेफ़ हिरा ने हमें बताया कि किस तरह से फ़िश टिक्का बना सकते हैं, सर्दियों की एक ज़बरदस्ती रेसिपी। और साथ में है ये फूल मखाने का हलवा। आई होप अच्छा लगा होगा, ट्राई कीजिएगा एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी से भी किसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई रेसिपी जानना चाहते हैं या कुछ भी कहना है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए एंड ज़रूर बताइए हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।